हेलो एवरीवन, जनरल साइंस महा सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम मतलब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज एक क्लास में हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम और इसके बाद जो तीसरा नियम उसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरी तरह से समझेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले क्लास में हम लोग पहले नियम को अच्छे से समझ लिए थे, उसी आधार पे अब हम दूसरा नियम बताएंगे। अब ये जानना है कि क्या दूसरा नियम पहले नियम की व्याख्या करता है या नहीं करता है, क्या तीसरा नियम दूसरे नियम के बीच में क्या रिलेशन, सारी बात बताई जाएगी। ठीक है, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। अच्छा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा संवेग क्या होता है। ठीक है, पहले आप संवेग के बारे में जान। मोमेंटम क्या होगा? संवेग, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। क्या होता है? तो मोमेंटम को जनरली हम P से डिनोट करते हैं, है ना, M से नहीं, M फॉर मास, P से करते हैं। P बराबर क्या होगा? M गुने V, जहाँ m हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान। सपोज m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उस पर हमने एक बल लगाया, F फोर्स लगाया, तो ऑब्वियसली वो वस्तु एक वेग में आ गया, एक समान वेग में आ जाएगा। ठीक है, v एक समान वेग v हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु पे लगाएगा जो बल होता है, उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा और उसका वेग, इन दोनों के गुणनफल को हम संवेग के नाम से, मोमेंटम के नाम से जानते हैं। वस्तु का वेग और द्रव्यमान, इन दोनों का गुणनफल कहलाएगा क्या? संवेग कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि वस्तु का संवेग में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। यहाँ पे संवेग की बात करेंगे तो संवेग कौन सा राशि हो जाएगा? ऑब्वियसली एक तरह का एक सादिश राशि है। संवेग एक सादिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों है। अब हमने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो एक विशेष दिशा में इसका वेग हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है। एक दिशा में, और जिस दिशा में बल है उसी दिशा में हो रहा है, इसका मोमेंटम है। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि इसका परिणाम हो गया वो, और दिशा दोनों है, इसलिए वो क्या हो गया? सादिश राशि। एसआई मात्रक क्या होगा संवेग का? एसआई मात्रक होता है, बताइए क्या होगा? एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा किलोग्राम, और वेग का एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा क्या? संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको। संवेग को किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसी वस्तु का वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब ये संवेग होगा, मोमेंटम निर्भर करेगा किस पर? संवेग निर्भर करता है किस पर करेगा? संवेग निर्भर करता है। बताना है आपको कि संवेग किस पर निर्भर करेगा? तो संवेग निर्भर करेगा m और v पे, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, साथ साथ वस्तु के वेग पर, वस्तु के वेग पर। अब इसलिए बल लगाने पे वेग में परिवर्तन, वेग में वो वस्तु वेग में आ गया होगा बल लगाने के बाद। अब क्या होता है कि कोई वस्तु विराम में, हमने उस पर बल लगाया तो वस्तु का वेग में परिवर्तन हुआ। ठीक है, वस्तु का वेग में परिवर्तन किस प्रकार? चूंकि विराम में था, मतलब उसका वेग, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। जैसे वो गति में आया, इट मीन्स कि उसका वेग क्या हो गया? बढ़ गया। तो संवेग में वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पे, वस्तु के वेग पर। मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा वेग बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वेग होगा वस्तु का संवेग उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वस्तु का संवेग उतना ही ज़्यादा होगा। दोनों पर निर्भर करेगा, दोनों के समानुपाती, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, ऐसा होता है, ऐसा समानुपाती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ हुआ कि वेग संवेग इस प्रकार हुआ। अब कोई वस्तु, किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के वस्तु का एक बल लगाया, सपोज हमने एक वस्तु को रखा, वस्तु विराम की अवस्था में पड़ा हुआ है, m द्रव्यमान का कोई वस्तु विराम में, जैसे इस पे बल लगाया, फोर्स लगाया, तो वस्तु का जो वेग है u, प्रारंभिक वेग, वो बदल जाएगा अंतिम वेग में। द्रव्यमान अभी भी वही है, वस्तु पर जैसे ही बल लगाया उसका प्रारंभिक वेग से बदल गया क्या? अंतिम वेग में। विराम में रहने की स्थिति में वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो 0, और वस्तु का जो अंतिम वेग होगा वही उसका अंतिम वेग ही रहेगा, v बराबर v। ठीक है, ऐसी परिस्थिति कब आएगी? जब वस्तु विराम से गति में आए। ठीक है, पहले ही ध्यान रखना है हमको। यदि वस्तु
विराम से गति में आता है, तब ऐसी परिस्थिति होती, कैसी परिस्थिति, उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा जबकि अंतिम वेग वही रहेगा जो उसका अंतिम वेग है। हो सकता है कि वस्तु पे हमने बल लगाया, प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ था, जैसे ही बल लगाया वस्तु आ गया विराम में। यदि वस्तु गति से विराम में आता है, ठीक है, गति से विराम में आएगा, मतलब उसका जो अंतिम वेग है वो कुछ और होगा, लेकिन अंतिम वेग 0 होगा जबकि उसका प्रारंभिक वेग कुछ और होगा। प्रारंभिक वेग से आ रहा था, ठीक है, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। मतलब है कि दोनों परिस्थिति में संवेग वेग में परिवर्तन हो रहा है, दोनों परिस्थिति में, इसमें भी वेग में परिवर्तन, इसमें वेग, यहाँ भी वेग में परिवर्तन, यहाँ भी वेग में परिवर्तन, ठीक है। अगर वस्तु एक समान गति से मूव कर रहा है, यदि वस्तु एक समान गति से, एक समान वेग से, बेहतर होगा, एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से, इट मीन्स कि उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो भी कुछ होगा, एक ही वेग होगा। सपोज हम इसको v मान लेते हैं और उसका अंतिम वेग भी v होगा। वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर विराम से गति में आया, गति से विराम, तब वेग में परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वेग से आने का अर्थ हुआ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और समान वेग में ऐसा होता है, वेग में परिवर्तन, एक समान वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ऐसी परिस्थिति हो सकती है, ऐसा होता है बल लगाने के बाद। हो सकता है कोई वस्तु एक समान वेग से जा रहा है, उस पर हमने वैसे ही बल लगाया, तो बल लगाया तो उसके वेग में कोई परिवर्तन आएगा ही आएगा। लेकिन जब कभी भी वस्तु एक समान वेग से जा रहा था, बल लगाए, एक समान वेग ही रहा, इसका अर्थ हुआ कि उस वस्तु पे कोई किसी भी प्रकार का बल लगा ही नहीं है, ठीक है। जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से अंतिम वेग वही होगा, उसका प्रारंभिक 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, गति से जा रहा है, ठीक है, वेग से, अंतिम में भी 10 मीटर पर सेकंड भी रहा, किसी भी पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड रहा, किसी पॉइंट पे हमने उस पर बल लगाया, फोर्स लगाया, उसका वेग जितना पहले था उतना ही बाद में था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी वस्तु पर जैसे ही बल लगाते हैं तो वस्तु गति में आता है, ये न्यूटन का पहला नियम। तो यहाँ अगर यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, u बराबर भी, v बराबर भी, तो इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ होता है कि उस वस्तु पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाया गया, किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाया गया, ठीक है, क्योंकि एक समान वेग से जा रहा है, गतिमान एक समान वेग से, कोई प्रकार का बल नहीं होगा। तो वेग में परिवर्तन कब होता है? जब गति असमान हो, वेग असमान हो, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि बल किस तरह से। तो अभी मैंने देखा कि किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, ठीक है। अभी पोजीशन बताया था, है ना, डायग्राम के द्वारा। देखो यहाँ वस्तु का द्रव्यमान m, इस पे F फोर्स लगाया गया, u वेग से गतिमान है, प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान अभी भी m रहेगा, v वेग से गतिमान है, v वेग से, अंतिम वेग हो गया v। एक समान गति की स्थिति में कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु पे बल लगता है तो वेग में परिवर्तन आता है। असमान की परिस्थिति में क्या होगा? देखो असमान की परिस्थिति में वेग में परिवर्तन, कुछ न कुछ होगा। अगर वेग में परिवर्तन v माइनस यू 0 आया, समझ लेना वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, उस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाया। ये न्यूटन का नियम नहीं बताता है, ठीक है।
वस्तु के वेग में परिवर्तन अगर आया, चाहे वो प्लस आया या माइनस में आया, वेग में परिवर्तन प्लस माइनस दोनों साइन हो सकता है। वेग में परिवर्तन कुछ ना कुछ आया, जीरो छोड़कर, जीरो आया तो एक समान वेग, जीरो नहीं कुछ और आया, प्लस माइनस में आया, कोई वैल्यू आई, समझ लेना कि वो असमान वेग से वस्तु गतिमान है, उस पर बल लगाया गया है। तो वेग में परिवर्तन कहीं न कहीं बल के समानुपाती आया। ये नियम तो नहीं है, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट मिला हमें, कि एक नया कॉन्सेप्ट मिला कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समानुपाती होगा बल के, अर्थात वस्तु पे अगर बल लगाते हैं तो 100% वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन जीरो नहीं, जीरो वेग में परिवर्तन नहीं होता है। वेग में परिवर्तन या तो प्लस, या तो उसका वेग शुरू से बढ़ जाएगा, प्रारंभिक से अंतिम से ज़्यादा हो जाएगा, या अंतिम वेग प्रारंभिक से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? अगर वस्तु पे बल लगाया गया, दो वस्तु लेंगे, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं 10 kg, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं 5 kg। ठीक है, दोनों पर बल लगाया गया, दोनों विराम की अवस्था में है। इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड मान लो, इसका प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग विराम की अवस्था में, जैसे ही बल लगाया इसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ हो गया होगा, इस पर भी अंतिम वेग कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो सवाल ये है कि दोनों वस्तु समान दूरी तय करेगा, समान दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। समान दूरी तय करने के लिए क्या दोनों वस्तु पर समान परिणाम का बल लगाना पड़ेगा या अलग अलग परिणाम का बल लगाना पड़ेगा? जबकि दोनों वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग है, एक का 5, एक का 10, एक हल्का एक भारी। दोनों वस्तु समान दूरी तय करने के लिए क्या दोनों पे समान परिणाम का बल लगाएंगे या अलग अलग परिणाम का, हमें ये बताना है। ठीक है, जबकि इसका अंतिम वेग हो गया, मान लो इसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि समान दूरी तय करने के लिए किसका क्या करना, बल किस में ज़्यादा लगेगा। सपोज इसका अंतिम वेग है 20 मीटर पर सेकंड, इसका अंतिम वेग हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। भारी वस्तु है, इसका जैसे ही बल लगाएंगे तो ऑब्वियसली इसका वेग ज़्यादा। हाँ, अब ये भी निर्भर करेगा किस वस्तु पे बल लगाएंगे ज़्यादा, उसको वेग में परिवर्तन होगा। यहाँ वेग में परिवर्तन 20 हो गया, यहाँ वेग में परिवर्तन 10 है। वेग में परिवर्तन देखना है तो यहाँ 20 हो गया आपका, यहाँ वेग में परिवर्तन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ऑब्वियसली जो वस्तु भारी है, समान दूरी तय करने के लिए दोनों वस्तु पर अलग अलग परिणाम का बल लगाएंगे, एक प्रकार का बल, एक परिणाम का बल नहीं लगाएंगे। इस पे लगाते हैं मान लो 50 न्यूटन का बल, तो इस पे लगाना पड़ेगा आपको 10 न्यूटन का बल। 10 न्यूटन भी उतनी दूरी तय कर लेगा, 50 न्यूटन भी उतनी दूरी तय कर लेगा। वेग में परिवर्तन भी ज़्यादा हो रहा है, वेग में परिवर्तन भी कम हो रहा है। ठीक है, हल्की वस्तु है, कम बल लगाओ कुछ दूरी जाएगा, उतनी ही परिणाम का अगर हल्की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल अगर इसी वस्तु पर लगाया गया तो वस्तु दूर तक भी जाएगा, साथ साथ उसका वेग भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आया कि वेग में परिवर्तन के साथ साथ उसके द्रव्यमान के पर भी निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा। तो अगर वस्तु के द्रव्यमान को वेग में परिवर्तन के साथ गुना कर दिया जाए, वस्तु के द्रव्यमान m, वेग में परिवर्तन v, m माइनस u, वेग में परिवर्तन v माइनस u, जैसे ही m गुना किए तो वो बन गया आपका क्या, संवेग। संवेग क्या होता है, v गुने m, m गुने v, m गुने u। प्रारंभिक संवेग हो गया या अंतिम संवेग हो गया। संवेग में परिवर्तन किसके समानुपाती आया, बल के समानुपाती आया। एक नया कॉन्सेप्ट ये भी है, लेकिन ये नियम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना आपको। वेग में परिवर्तन बल के समानुपाती, समझ में आई बात। संवेग में परिवर्तन बल के समानुपाती, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट बना। लेकिन अब हमें ये जानना है कि वस्तु समान दूरी जो तय किया है वो सबसे ज़्यादा किस में समय किया, दूरी तय किया है। आपको बताना है कि समय ज़्यादा किस में लगा। समान दूरी तय करने के लिए ये मतलब बहुत ही कम स्पीड से, कम वेग से आया होगा, ये अधिक वेग से आया है, तो इसका अर्थ हुआ कि ज़्यादा समय नहीं बल्कि कम समय लगा होगा, इसको ज़्यादा समय लगाया है ना। इसमें 10 सेकंड लगा होगा तो इसमें उससे कम मान लो 5 सेकंड लगा होगा, 5 सेकंड लगा होगा। ठीक है, तो समय पर भी निर्भर करेगा,
जैसे ही बल लगाते हैं, अधिक परिणाम का बल लगाते हैं, तो समय पर भी निर्भर करेगा, इसमें भी समय पर निर्भर करेगा। हल्की वस्तु पे कम परिणाम का बल लगाया गया, 10 सेकंड के बाद वो वस्तु समान दूरी तय किया जितना 5 सेकंड में ये तय कर लिया, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। ठीक है, तो हमें बताना है कि वेग में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है, संवेग में परिवर्तन पर भी निर्भर करेगा, लगाए गए बल साथ साथ उसके जितना समय में वो बदलाव हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है जितने समय के अंदर में, उस पर भी निर्भर करेगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर से। अब बताओ कि यहाँ समय कम लगा है तो ज़्यादा बल हो गया, यहाँ समय ज़्यादा लगा है तो कम बल हो गया। समय कम ज़्यादा बल, ज़्यादा समय कम बल, एक दूसरे का समानुपाती नहीं बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती हैं। समय के बढ़ने से बल कम हो रहा है, समय के बढ़ने से बल कम हो रहा है, समय के घटने से बल ज़्यादा हो रहा है। भारी वस्तु है, कम समय में इतनी दूर तक पहुंच जाएगा क्योंकि ज़्यादा बल लगाया गया है। अगर समान परिणाम का बल लगाया गया, सबसे पहले हल्की वस्तु पहुंचता, भारी नहीं पहुंचता, ज़्यादा परिणाम कम है इसीलिए। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन mv माइनस mu बटे समय, जितना समय में होगा वही होगा वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती। यही तो है न्यूटन का दूसरा नियम, इसे ही कहते हैं जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन जितना समय में होगा, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आई ये चीज़। अब सपोज मान लो वस्तु का संवेग वेग है, प्रारंभिक वेग u है, v है। ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु F फोर्स लगाया गया, तो F संवेग में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक मतलब v माइनस u, चूँकि संवेग है तो mv माइनस mu, अब बट्टे में समय t के साथ होगा। यहाँ से हम समानुपातियों के निशान को हटाएंगे तो उसके जगह पे आएगा k, नियतांक कांस्टेंट आ गया, m कॉमन लेंगे तो v माइनस u बचेगा आपका बट्टे में t। k की वैल्यू 1 रख दो, k खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 खत्म हो जाएगा और k की वैल्यू 1 रखने पर तो इसमें हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपका फाइनली जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, f बराबर m इंटू v माइनस u बट्टे में क्या t। गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ से v माइनस u बराबर ए टी, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे v माइनस u बट्टे में t। सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, a बराबर क्या आया, v माइनस u बाई टी। a क्या होता है, त्वरण, a क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का मतलब है कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन जितना समय में हुआ तो उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखो इस समीकरण इसको पुट करते हैं, v माइनस यू बट्टे टी के स्थान पे हम a रख देते हैं, v माइनस यू बट्टे टी। तो यहाँ से f बराबर क्या आया, समीकरण 1 से। ऑल्दो ये डेरिवेशन आपको नहीं आएगा पेपर में, बल्कि आपको समझना है कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, है ना। समीकरण 1 से बताना है कि f बराबर m गुने v माइनस यू बट्टे टी, इसके स्थान पर इसके जगह पे क्या रखेंगे, a रख देंगे। तो एक नया रिलेशन आया है क्या, f बराबर m गुने a। मतलब कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। सिंपली कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर m द्रव्यमान की वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न। अगर वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है कोई वस्तु, तो इट मीन्स कि उस टाइम पे उस वस्तु का त्वरण नहीं हुआ। त्वरण का मतलब वेग में परिवर्तन, त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो जाएगा उस वस्तु का। तो न्यूटन के पहले नियम से जो दूसरे नियम से जो फॉर्मूला आया F बराबर m गुने a, अगर m की वैल्यू a की वैल्यू 0 रखेंगे तो फोर्स क्या आया, 0 न्यूटन आया है। तो समझ में ये आया कि अगर एक समान वेग से वस्तु गतिमान है,
उस वस्तु पर कोई किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा। जब तक वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ ना हो, मतलब त्वरण उत्पन्न हो, उस वस्तु पे बल लगेगा ही नहीं, है ना। बल लगने से ही तो त्वरण उत्पन्न होता है, बल लगने से तो वेग में परिवर्तन समय बट्टे समय होता है, ठीक है। तो एक नया रिलेशन आया। तो इससे ये समझ में आया कि न्यूटन का जो बल की जो परिभाषा दी जाती है, नहीं बल का, हाँ बल का जो मान निकाला जाता है, हाँ इस पॉइंट को नोट करना है, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, m द्रव्यमान की वस्तु पे त्वरण उत्पन्न होता है। पहले क्या था कि संवेग में परिवर्तन जितना समय में होगा बल लगेगा। बल से फॉर्मूला आया F बराबर m में। इसी कॉन्सेप्ट पे ये बताया जाएगा कि दूसरे नियम से, पहले नियम से पहले जानते हैं, न्यूटन के पहले नियम से, है ना, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। और दूसरे नियम से याद रखिएगा, दूसरे नियम से बल की माप की जाती है, बल का परिणाम बताया जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट बता रहा था कि न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा किस प्रकार। पहला नियम कहता है कि वस्तु विराम में तो विराम में रहेगा जब तक बाहरी बल न लगाया जाए, बल की परिभाषा वहाँ आ गया। वस्तु अगर गति में तो गति में रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल लगा के रोका ना जाए, वहाँ से बल की परिभाषा आया न्यूटन के पहले नियम से। लेकिन दूसरे नियम से बल का माप क्या आया है, क्या आया है, F बराबर m गुने a होगा, ठीक है। अभी न्यूटन के दूसरे नियम से हम निकाले फॉर्मूला F बराबर m इंटू वी माइनस यू बट्टे में टी। कह सकते हैं F बराबर m इंटू ए, ठीक है। पहले नियम के अनुसार, है ना, ये है दूसरा नियम, ठीक है।
पहले नियम से कोई वस्तु पे बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो विराम में रहेगा, बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो गति में रहेगा। मतलब है कि फोर्स 0 हो जाएगा, बल 0 न्यूटन रहेगा। अगर बल 0 है तो दूसरे नियम से क्या होगा, F बराबर m इंटू वी माइनस यू बट्टे में टी। F के स्थान पे हम 0 अगर रखते हैं तो m इंटू वी माइनस यू बट्टे में टी, क्रॉस गुना करेंगे एम वी माइनस एम यू, m इंटू वी माइनस यू बराबर में क्रॉस गुना करने पर आया v माइनस यू बराबर में 0 बट्टे m, 0 हो जाएगा। यहाँ से v बराबर क्या आया, u आ गया। ठीक है, मतलब न्यूटन का दूसरा नियम पहले नियम की व्याख्या करता है। ये समझ में आया कि जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो पहले नियम की व्याख्या करता है। किस प्रकार, अगर बल न लगे तो वस्तु का जो अंतिम वेग होगा और प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों बराबर होगा अगर बल ना लगे तो। पहले नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग देखते हैं, कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, पहले नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ, दूसरे नियम का प्रयोग। पहला पॉइंट, मकसद ये है कि संवेग में परिवर्तन कराने में समय लगाना है ना। किसी वस्तु पर लगाए गए बल, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। अगर ऐसा हुआ तो बल आएगा। संवेग में परिवर्तन करने में जितना समय लगेगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, नहीं सॉरी, इन्वर्सली डायरेक्टली, क्रॉस गुना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। संवेग में परिवर्तन करने में जितना ज़्यादा समय लगेगा बल उतना कम लगेगा। ठीक है, उतना ही बल कम लगेगा। तो संवेग में परिवर्तन कराने में हमें ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा ताकि बल कम हो जाए। यही कारण है कि अगर हम छत ये ऊंची सतह से, ठीक है, ऊंची सतह से गद्दे कहते हैं ना, गद्दे पर गिरते हैं तो चोट कम लगती है। ठीक है, चोट कम लगती है ऊंची सतह से। अगर गद्दे पे गिरा, वही फर्श पे गिरा, कठोर सतह पे गिरा, चोट लगेगा आपको। गद्दे पर गिरने का अर्थ ये हुआ कि अगर गद्दे पर गिरे आप तो क्या होता है कि वो गद्दा धंस जाएगा कुछ समय के लिए। जिस वेग से गिरे हैं वो आपका प्रारंभिक वेग, लेकिन धंस कर जो अंदर जाएंगे वो उसका अंतिम वेग होगा। मतलब है कि इसके संवेग, चूँकि आपका तो वजन होगा ना, गिरेगा तो वजन होगा, तो वजन को वेग के साथ गुना करेंगे, संवेग हो गया। तो जिस वेग से आप गिर रहे हैं वो आपका संवेग प्रारंभिक, जिस वेग से आप नीचे जाके धंस गए हैं वो आपका अंतिम संवेग हो गया। संवेग में परिवर्तन होने में समय लगाया गया, जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही बल कम लगेगा। ठीक है, इसीलिए चोट नहीं लगता है। धंसने का अर्थ हुआ कि आपके संवेग में परिवर्तन हुआ है, संवेग में परिवर्तन होने में ज़्यादा समय लगाया गया, इसलिए बल कम होगा। वहीं इस कठोर सतह पे अगर गिरते हैं तो गिरने का अर्थ हुआ कि धंसेंगे नहीं, आपका प्रारंभिक संवेग भी वही रहेगा, अंतिम संवेग भी वही रहेगा। मतलब संवेग में परिवर्तन हुआ अगर बहुत कम हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा। सपोज बहुत कम हुआ कम समय के अंदर में तो ज़्यादा बल हुआ, कम समय के अंदर में संवेग में परिवर्तन ज़्यादा होगा, संवेग में परिवर्तन कम होगा, कम समय के अंदर में बल ज़्यादा हो जाएगा, चोट लगेगा आपको। यही कारण है कि जब खिलाड़ी जो कैच लेता है बॉल को, कैच लेने के समय हाथ को पीछे करता है। कैच लेने का अर्थ ये हुआ कि कैच लिया गया, प्रारंभिक संवेग हाथ को पीछे किया गया, अंतिम संवेग उसको संवेग में परिवर्तन करने में समय लगाया जा रहा है, वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है, इसलिए चोट क्या होती है, कम लगती है। संवेग में परिवर्तन होने में समय लगाना, आपको बल कम लगेगा। जितना ज़्यादा समय लगाएंगे उतना ही कम बल लगेगा। ज़्यादा समय कम बल, कम समय इन्वर्सली रिलेशन है दोनों का, है ना। फोर्स 1/t इन्वर्सली रिलेशन है। कम समय ज़्यादा बल, ज़्यादा समय कम बल। चोट लगता है वहीं पे रुके रहते हैं, धंसते तो नहीं है। संवेग में परिवर्तन हुआ होगा लेकिन बहुत कम हुआ होगा, इसलिए बल ज़्यादा होगा। एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है ना। क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय
खिलाड़ी का हाथ पीछे करना, ये भी न्यूटन के दूसरे नियम को दर्शाता है। हाथ का पीछे करना न्यूटन के दूसरे नियम को दर्शाता है। ठीक है, ये सारा न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे आया है। अब बात करेंगे न्यूटन के तीसरे नियम के। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे।